नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों ये आज का हमारा क्वेश्चन पेपर 2 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1 जो कि आपका बेसिक लेवल था उसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। देन आप इसके बाद इसको देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर 2 है आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल है थोड़ा सा ये, तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बच्चों आपको बात बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पर बच्चों आपको टोटली यहाँ पर 20 यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा, जिसमें आपके 10 यहाँ पर बेसिक लेवल के रहेंगे एंड 10 आपके स्टैंडर्ड लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। अगर बच्चों ये आपने तैयार कर लिए तो यकीन मानो बच्चों आपको अलग से PYQ तैयार नहीं करने पड़ेंगे, ना ही आपको यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। आपको इन सभी 20 क्वेश्चन पेपर में आपके सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। PYQ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर रखे हैं, तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मेरे 20 यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा और इनको अच्छे प्रकार से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। देखो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बना लेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज ही हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल। तो बच्चों अगर आपने मेरे सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से रेडी कर लिए बाय हॉनेस्टली, तो बच्चों मैं यकीन से के साथ कह सकता हूं कि सभी बच्चों का जो स्कोर है 75 प्लस रहेगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूं। बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लेटेस्ट यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, जहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर MCQ देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? MCQ। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले MCQ में आपसे कहा गया आपको HCF बताना, आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया x की पावर 5 y की पावर 5 एंड m x की पावर 3 y की पावर 2। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, उसका आपको यहाँ पर HCF निकालना है। तो बच्चों हम जब कभी भी HCF निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर हमारी x की पावर, क्योंकि यहाँ पर HCF निकाल ले जो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वही यहाँ पर हमारी HCF बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए y की पावर 5 है, y की पावर 2 है, तो हम लोग कौन सी लेंगे? y की पावर 2। तो जो हमारा HCF क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बाई स्क्वायर यहाँ पर हमारा HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि आपको जो ग्राफ दिया गया इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो जब भी कभी हमारा जो यहाँ पर पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस को कितने राउंड टाइप बाद कितने बार काटता है एक्स एक्सिस को, वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस। देखो एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है। तो बच्चों हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको ये पूछ दूं कि इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जैसे ये मैंने आपका बना दिया। ठीक है, तो इसमें आपके बच्चों नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। बच्चों यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जितनी बार वो कट करेगा वही आपके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको ग्राफ 2 लाइन्स दी गई हैं, जिनके लाइन्स के आपको इक्वेशन दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आपको नीचे ग्राफ बनाकर भी शो करके दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये देखो, अब तो आपको बहुत आसान है। ये आपको तो ग्राफ दिया गया पहले से, वो लोग कह रहे हैं कि जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इनका 1 सोल्यूशन है, केवल आपका यहाँ पर इनका 1 सोल्यूशन ही है। तो आप फिर तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे? देखो डिपेंडेंट तो होगा नहीं, डिपेंडेंट तो यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, ना ही इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर हमारा बच्चा का इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा, क्या है? कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर 1 जगह कट कर रहा है, दैट इज हमारा यहाँ पर कंसिस्टेंसी होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन का जनरली आपको बता देता हूँ, वही यहाँ पर होता है। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बच्चों पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं। बोला गया है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके जो हमारे रूट है वो डिस्टिंक्ट एंड रियल है। कैसे है? डिस्टिंक्ट एंड रियल है। तो बच्चों यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ये प्रॉपर्टी किसी भी कोई इक्वेशन को फॉलो करेगा तो हमारे उससे ऑलवेज भी जितने भी हमारे रूट निकल के आएंगे वो ऑलवेज डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि वो अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यूज पर चेक करना है, क्या ये वैल्यू जो आपकी आएगी क्या वो 0 से बड़ी होगी। देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे एंड यहाँ पर -4। इसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, सी की वैल्यू माइनस के 5 होगी। इसके बाद ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखो ये आपका 21 ये देखो 0 से बड़ा है, तो यानी बिल्कुल सही है कि इसके जो हमारे जो रूट होंगे वो हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। और ऐसा इसमें यही पूछा गया कि इसे कौन सा इक्वेशन है जिसके 2 जो आपके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ AP 13, यहाँ पर कह रहा है किसी AP का यहाँ पर आपको सेकेंड टर्म 13 दिया गया है एंड यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म आपको 25 दिया गया है। तो आपसे बच्चों यहाँ पर सेवेंथ टर्म पूछ रहा है। कौन सा टर्म पूछ रहा है? सेवेंथ टर्म पूछ रहा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी A2 की वैल्यू आपको 13 दी गई है एंड यहाँ पर आपको A5 की वैल्यू आपको यहाँ पर 25 दी गई। तो आपसे यहाँ पर A7 की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, A7 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो सेकेंड टर्म का फार्मूला क्या होता है, A प्लस एन डी। क्या होता है? A प्लस एन डी, यानी कि एन डी होता है जब एनवा पद होता है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं, मतलब कि एनवा पद का यहाँ पर एनवा टर्म का यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होगा, A प्लस एन माइनस के डी, ये होता है। ठीक है, A प्लस के एन माइनस के 1 डी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर A2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? A लिखेंगे एंड यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे? A प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसे। A5 को क्या लिखेंगे हम लोग? A5 को हम लोग लिखेंगे A4D प्लस 25, ये लिखेंगे ना। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब फर्स्ट और इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पर हम लोग ए एंड डी की वैल्यू निकालेंगे। जब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू बच्चों वो 9 निकल के आएगी एंड आपकी जो डी की वैल्यू है वो आपकी 4 निकल कर आएगी। अब बच्चों यहाँ पर हमको A7 निकालना है, तो A7 का वो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, A प्लस 6D। क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। ए की वैल्यू कितनी हमारी 9 है और डी की वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 6 4 जा 24 इसमें ऐड कर देंगे, 9 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे 33। तो यहाँ पर आपका 7 टर्म कितना हो जाएगा? 33 आपका 7 टर्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो आपको यहाँ पर बाई बताना, बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ आपको 10 यूनिट दी गई है, जिसका यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको इतना दिया गया है एंड आपको इसके बाद आपको अदर इसका यहाँ पर एब्सिसा दिया गया। क्या दिया गया है? एब्सिसा, यानी कि एक्स कामा बाई 10 कामा बाई और आपको 2 कामा माइनस के 3, आपको 2 पॉइंट दिए गए जिनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दी गई है। तो यहाँ पर कह रहा है देन इट्स कोऑर्डिनेट, तो आपको बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहने का मतलब ये है, ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ही हमारे इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं और ये आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके दिए गए हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर जो लाइन है AB, इसके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है? 10 यूनिट हमारी डिस्टेंस है।
तो आपको यहाँ पर इसको बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पर सभी को पता होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस का हमारा फार्मूला होता है वो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस वन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इक्वल टू आप यहाँ पर 10 लिख देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 दी गई है। देन यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस बाई +3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 10। अब आप बोथ साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये हट जाएगा, इधर साइड आपका स्क्वायर चल जाएगा, 100 बन जाएगी। इसके बाद आप इसको खोल देंगे तो ये आपका यहाँ पर 8 बनेगा, आप 64 इसको लिख देंगे। इसके बाद a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, बाई स्क्वायर, इसके बाद 9 आएगा, इसके बाद आपका 6 आएगा, इसके बाद इक्वल टू आपका 100 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आपका 100 बन जाएगा, इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप जब इसको फाइनली माइनस माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो यहाँ पर आपका बचेगा बाई स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। तो यहाँ आपका जो बचने वाला है वो आपका बचेगा मतलब कि बाई, ये नहीं बचेगा, मतलब कि आप फिर से ऐसे देखेंगे जब इसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका होगा y+9 ब्रैकेट में y+3 तो आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी -1 एंड दूसरी वैल्यू आपकी निकल के आएगी y = +3। तो आपके y की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, 9 -9 और +3। तो जो भी आपको यहाँ पर दिया गया हो तो वो आपका ऑप्शन वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया जाएगा जिसमें आपको ABC कोऑर्डिनेट पहले से दिए गए हैं। ये आपके ABC के कोऑर्डिनेट हैं, आपको पहले से दिए गए हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर शो किया गया है। एंड यहाँ पर कह रहा है जो AD का जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर आपको दिया गया, जो यहाँ पर इस वाले एंगल का आपको बाइसेक्टर दिया गया है AD, ठीक है, AD दिया गया है, जो कि कह रहा है यहाँ पर BC पर D पॉइंट पर मीट्स करता है, वो भी लिख दिया। तो यहाँ पर कह रहा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स D, तो आपको यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, आपको यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ये बच्चों तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली इसको हम आपको लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉपरली इसको हल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो प्रॉपरली हमारा जो हल होगा यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखो जो आपकी AD थी, जो आपकी यहाँ पर AD है, ये इस वाले एंगल की बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बच्चों आपने बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रखी होगी, सभी ने बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पर वही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी। तो जब यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी लग जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो हमारा AB का रेशियो होगा, AB और AC का, देन यहाँ पर हमारा वही रेशियो BD और अपॉन DC का होगा। जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका भी इक्वल होगा। तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है जो आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर हमारी AB की लेंथ 5 है एंड AC की लेंथ हमारी 10 है। तो यहाँ पर 5/10 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो वहीं पर देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1/2, यानी कि आप कह सकते हैं BD/DC की आपकी जो वैल्यू है 1/2, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए BD और DC का यहाँ पर आप लोगों को रेशियो पता चल गया, 1:2 आएगा। कितना आएगा, 1:2। अब आपको यहाँ पर इंटरनली बाइसेक्ट का रेशियो पता हो गया, 1:2 आएगा, 1:2। और आपको इससे कोऑर्डिनेट दिए गए तो आप यहाँ पर इंटरनली डिवीजन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर आपको लगा देना है, देन आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया है जो आपके ट्रायंगल हैं ए एंड डी, यहाँ पर ए बी सी आपके ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी होगी। जब यहाँ पर सिमिलर है तो आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपके ट्रायंगल कैसे हैं, आप आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इनको, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए ई अपॉन में ए बी, ऐसा आप बोल सकते हैं ए बी। इसके बाद आप बोलेंगे ई डी में अपॉन में यहाँ पर आप बी सी कह सकते हैं बी सी। तो जब आपके ट्रायंगल ये सिमिलर है तो आप ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे डी ई की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको ए ई की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, इनको जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। बी सी की वैल्यू पता है जो कि आपकी 14 हो जाएगी। डी ई की वैल्यू आप बस निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू रखेंगे आपकी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप ए की वैल्यू आपकी 12 है एंड ए बी की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। डी यानी कि कह सकते हैं डी ई की जो आपकी वैल्यू निकालनी है एंड बी सी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 14 है। तो यहाँ से आपकी जो डी ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5.6 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगी? 5.6 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर डी ई की वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको यहाँ पर जो पीटी की लेंथ आपको दी गई वो आप 24 है एंड आपकी जो पी क्यू ओ क्यू की जो ओ पी की जो लेंथ है वो 26 है। तो यहाँ पर आपसे बच्चों यहाँ पर सर्कल की आपसे रेडियस पूछ रहा है। बस क्वेश्चन सिर्फ यही इसका मतलब है और क्वेश्चन का यहाँ पर कोई कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको इसका पीटी दी गई है, आपको देखो पीटी दी गई 24, ठीक है, एंड आपको पीओ जो दिया गया है, पॉइंट जो पी है उस सेंटर से बच्चों देखो लिखा है फ्रॉम सेंटर अवे 26 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 26 है, ये आपकी 24 है। तो आपसे यहाँ पर ये वाली लेंथ पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाते हैं। तो बच्चों देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका यहाँ पर एक रेडियस है, तो ये आपकी बच्चों यहाँ पर एक टेंजेंट है। टेंजेंट ऑलवेज जो रेडियस पर जो रेडियस इसको मैच करेंगे तो ऑलवेज भी इस पर कैसी होती? परपेंडिकुलर होती। कैसी बच्चों होती है? ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर 24 है, ये 26 है, ये आपको निकालनी है। तो देखो बच्चों ये हमारा एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें आपका ये हाइपोटेनस है एंड ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर आपका बेस है। तो आप निकाल सकते हैं। काफ़ी देखो आसान क्वेश्चन हो गया है, इसमें आपको अब ज़्यादा नहीं फंसना है, ठीक है। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आर जब पाइथागोरस आप थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आपकी बाई की वैल्यू आर की वैल्यू निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आएगी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी हु डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 30। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर आपको पूछ रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी। यहाँ पर कह रहा है एक सर्कल है जिस पर यहाँ पर एक लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन पी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम 25। तो यहाँ पर क्या है सेंटर से सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर सर्कल पर एक टेंजेंट खींची जाती है। देखो खींची गई है, ये खींची जाती है, जिसकी यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर बच्चों दूर है और यहाँ पर आप उसकी रेडियस दी गई है, इसकी आपको सर्कल की रेडियस 7 दी गई है। तो यहाँ से आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों आपकी कौन सी थ्योरम लग जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको यहाँ पर ये बेस की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ पर आपको इस बार परपेंडिकुलर दिया गया है, यहाँ पर आपको बेस की लेंथ निकालनी है, यानी टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, जो कि यहाँ पर बच्चों बाई यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस की थ्योरम से यहाँ पर आप उसको निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी निकल के आएगी 24 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आएगी? 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
तो बच्चों जब भी एग्ज़ाम में ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको यहाँ पर इसको लेंथ मेथड से नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर एंगल को सोचना होता है, ठीक है। आप जब भी ऐसे एमसीक्यू में जब भी आपके ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो बाय द वे आपको हमेशा हमेशा लेंथी मेथड का यूजेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें एंगल को सोचेगा, ठीक है। अगर आप एंगल को सोचते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको जो एंगल है सभी जगह इक्वल एंगल लिखा है, तो आप ऐसा कोई एंगल सोच लीजिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल हो। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका सेक है, यहाँ पर आपका साइन है, यहाँ पर आपका कॉसेक है, यहाँ पर आपका टेन है, यहाँ पर आपका कॉट है। तो आप ऐसा एंगल सोच लीजिए जो सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों अगर एंगल को हम लोग 45 ले लें तो कोई प्रॉब्लम होगी? कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर कॉसेक 45, साइन 45, सेक 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, इसके बाद आप सभी को सॉल्व कर देंगे तो आपका बच्चों आंसर इजीली बहुत जल्दी आ जाएगा। यकीन मानिए आपका फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार खुद से करके देखना। पर मैं बच्चों आपको लेंथी मीटर यहाँ पर भी लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम आपको बताना है, आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन को बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा। पर आपको एग्जाम में जैसा मैंने बोला है वैसे ही आपको करना है क्योंकि वहाँ पर आपको कम टाइम में क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो आपका लिखा है कॉसेक, तो इसको मैं बच्चों लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। सही बात है बच्चों, क्योंकि इसका यहाँ पर इन्वर्स होता है माइनस के साइन थीटा। देखो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर से यहाँ पर सेक लिखा है जो कि बच्चों कॉस का इन्वर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा, एंड यहाँ पर हम लोग कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका इसमें आपको नीचे 1 मांगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका साइन थीटा ही आएगा। एक एक करके सभी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट था जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा निकल कर आएगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो आप इसका करेंगे। आप देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर? वो हमारी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। सभी को पता वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर आप लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट के आप 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लिखा था 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन में साइन थीटा था, एंड 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बच्चों लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर था साइन थीटा एंड यहाँ पर था कॉस थीटा। देखो एक यहाँ पर कॉस थीटा से कट जाएगा, एक यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा ये है, साइन थीटा कॉस थीटा ये आपस में पूरा पूरा कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर 1 निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा? 1। आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करें मैंने आपको बता दिया है। आप बाई एंगल्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 12 का बच्चों सभी को आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। सभी को कमेंट करके आंसर इसका बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है। यहाँ पर बच्चों आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर आपसे कह रहा है एंगल बिटवीन एलिवेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपसे एंगल बिटवीन एलिवेशन पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको ट्रायंगल है जिसमें आपको ए बी आपकी यहाँ पर हाइट है, जिसकी यहाँ पर एच मीटर है, एंड यहाँ पर जो कि बी सी है, जो आपकी बी सी है वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि जो पोल से एच अपॉन 3 अंडर रूट शेडो इसकी पड़ती है, इस पर इसकी शेडो इतनी पड़ती है।
तो यहाँ पर कह रहा है ये एंगल हमारा कितना होगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर टेन थीटा लगा देना है, आपको यहाँ पर टेन थीटा लगा देना है। तो ये आप टेन थीटा लगाएंगे कैसे, आप लिखेंगे h/h√3, ठीक है। तो एच से एच कट जाएगा, ऊपर हमारा चलेगा √3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू √3। इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 60 डिग्री निकल के आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कितना निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। आपको एक सेक्टर दिया गया है, इसका बच्चों आपको एरिया निकालना है। ये आपको यहाँ पर कह रहा है आपकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पर आपको जो एंगल है वो आपका एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपको एरिया, आप सभी को पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला कितना होता है बच्चों, हमारा होता है πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 60 दी गई है, एंड आपको आर की वैल्यू 21 दी गई है। इसके बाद आप पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर देना, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहाँ पर निकालना है, एंगल भी डिग्री में पी दिया गया। तो यहाँ पर कह रहा है विथ रेडियस ई, यहाँ पर जिसकी रेडियस ई है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया है। जब कभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला निकालना है, यहाँ पर आपको दिया क्या दिया, आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि इन डिग्रीज, यहाँ पर कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी है डिग्रीज में ऑफ सर्कल का, और रेडियस इसकी आर है। सभी को पता है थीटा 360 एंड πr² फार्मूला ये होता है। तो थीटा की जगह आप पी लिख देंगे, एंड यहाँ पर 360 लिख देंगे, एंड यहाँ पर आपको आर लिख देंगे, कैपिटल आर लिख देंगे, πr² आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको नीचे में यहाँ पर 172 लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो इसको देखो, अभी तो आपको ये ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है, p/360 πr² कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर भी बच्चों नहीं मिल रहा है। देखो कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बच्चों क्या किया है, इन लोगों ने आपको डाइवर्ट कर दिया है। मैं फिर से देखो कहना चाहूँगा, जो मैंने फार्मूला बताया होता तो वही है। देखो यहाँ पर πr² इंटू में θ/360, इन्होंने क्या किया पता बच्चों, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। तो आपका नीचे बन जाएगा 172, और यहाँ आगे बन जाएगा 2πr²। देखो वही आपका लिखा है इंटू में थीटा। तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर। यहाँ ऊपर नीचे इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपको डाइवर्ट करने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कह रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर्स। यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑड नंबर्स की। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10। तो कितना हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/30 से जब हम लोग 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल जो हमारे रिजल्ट बनते हैं वो हमारे 36 बनते हैं। और 3 नंबर ऐसे होंगे जिनका जो सम होगा वो 10 नंबर से अप्रॉक्सीमेट ऑलवेज भी बड़ा होगा। तो वहाँ पर हमारी जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी 1/12, यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो हमारे देखो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब यहाँ पर आप 2 डाइस फेंकेंगे, रोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है आपको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनका जो सम है ऑलवेज भी 10 आए, ठीक है। तो देखो पहला तो हमारा 5,6 होगा इनका, देखो सम, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका फिर 6,5 होगा, एंड आपका 6,6 होगा। ऐसे 2 नंबर ये होंगे जिनका जो सम है ऑलवेज भी ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर आपकी कितने हैं, 3 हैं। और जब हम लोग किसी डाइस को 2 टाइम्स फेंकते हैं तो बच्चों का टोटल रिजल्ट बनते हैं वो हमारे 36 बनते हैं। तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इफ द मोड ऑफ द डाटा, यहाँ पर कह रहा है आपको डाटा का जो मोड है वो आपको इस फॉर्म में दिया गया है। देन आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों देखो आपको इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आप कौन है, बच्चों यहाँ पर आप कहेंगे आपका जो यहाँ पर मोड आएगा वो यहाँ पर आपके निकल के आएगा 43 से मोड निकल के आएगा। पर यहाँ पर कह रहा है मोड ये है, तो आपको इसके इक्वल कर देना है।
बस आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, दोनों आप 3 से ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 46। कितना निकल जाएगा? 46। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्टेटमेंट और यहाँ पर आपको रीजन दिया जाएगा। तो ये आपको खुद से करने होंगे, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है केवल। तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे प्रकार से, ईमानदारी के साथ बच्चों पढ़िएगा, ये कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि एक स्पेयर है जिसकी रेडियस जो 7 सेंटीमीटर है, एंड कह रहा है कि माउंटेड ऑन द सॉलिड कॉन रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पर फिगर में शो किया गया है। देखो आपको फिगर में शो किया गया है, यहाँ पर आपको शो किया गया है, देखो। एंड यहाँ पर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर एंड सरफेस ऑफ द एरिया कॉन इज, ये आपको दिया गया है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर बच्चों आपको रेडियस जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। एंड यहाँ पर जो आपको रीजन कह रहा है, इसका जो यहाँ पर एरिया होता है 4πr³ होता है। एंड यहाँ पर जो इसका सरफेस ऑफ कोन का इतना होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये फार्मूला नहीं होता है। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही है एंड आपकी रीजन गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बच्चों यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव नंबर सीरीज दी गई है एपी की, तो यहाँ पर कह रहा है ये एपी में होंगे। एंड यहाँ पर कह रहा है if each term of AP divided by ABC then the resulting sequence also AP। अगर हम किसी नंबर को AP को ABC से डिवाइड कर दें तो उससे सीरीज बन के आएगी, वो क्या हमारी AP में होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला तो यहाँ बिल्कुल सही है, हमारी सीरीज AP में होगी। जैसे आपको ABC आपको 1 2 3 मान लेने हैं, तो ये आपको देखो ऑलवेज भी AP में है, तो वही आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू आपको सॉल्व करना है, अगर ये AP में आता है तो ये AP में आएगा, मुझे कंफर्म पता है। आप वैल्यू ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 2 रखेंगे, सी की वैल्यू 3 रखेंगे, तो हमेशा वो AP में भी आएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप किसी नंबर को यहाँ पर AP में ABC से डिवाइड करेंगे तो हमेशा बच्चों यहाँ पर AP ही निकल के आती है, हमेशा ऑलवेज भी AP निकल के आएगी। तो बच्चों AP में होगा। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है ओरिजिन से बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये थे हमारे MCQ, जो कि आपके MCQ पूरे कंप्लीट हो गए। इसके बच्चों हम लोग सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी आपको बच्चों प्रॉपरली सभी लोगों को खुद से पढ़ने हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन के आंसर शो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपको कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। एंड यहाँ पर कह रहा था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। फाइंड द नंबर, तो आपको यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया 45। कितना दिया गया है? 45 आपको स्क्वायर डिफरेंस दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं एक्स बराबर x1 का स्क्वायर माइनस के y1 का स्क्वायर आपको कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। एंड यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर के 4 टाइम्स है। तो कह सकते हैं बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर आप उसको सॉल्व कर देंगे तो आपको नंबर आ जाएंगे। तो आपको जो नंबर निकल के आएगा, आपका जो यहाँ पर लार्जर नंबर निकल के आएगा 9 निकल के आएगा, एंड आपका स्मॉलर नंबर वो आपका प्लस माइनस के 6 निकल के आएगा। अभी आप सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देन यहाँ पर आपको सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं शो कर दूंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन पढ़ते जाइए आप लोग, जो भी आपको कठिन लगेगा वो आपको सेक्शन बी के बाद आपको तुरंत मैं सभी क्वेश्चन के आंसर शो कर दूंगा, ठीक है। तो आपका सेक्शन बी हो जाएगा, आप सेक्शन सी भी देख लीजिएगा, देन यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन के आंसर शो कर दूंगा। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा और ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे तो बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चों शॉर्ट टाइम में आप अच्छे प्रकार से पूरे तरीके से इसको कवर कर सकें, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर सेक्शन सी पढ़ लिया होगा, इसके बाद आप इसको भी पढ़िएगा, अच्छे प्रकार से पढ़ना है। जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहे हैं ये बच्चों आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पर आपको तैयार करना है, ठीक है। अब बच्चों आपको सेक्शन डी आने वाला है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब हम लोग सेक्शन बी और सी के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर शो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सेक्शन बी का जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो, मैंने देखो प्रॉपरली आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा है, ताकि अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है वो बच्चा हमसे पूछ सकता है। आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आपको व्हाट्सएप अगर करना हो तो कर लीजिएगा। जो भी आपका कोई डाउट बनता हो तो हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है।
कोई भी आपका डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये रहा। अगर बच्चों आपको PDF चाहिए तो आपको PDF ओनली 10 रुपये में PDF मिल जाएगी, विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर बच्चों मैं बात कहना चाहूँगा, जो हमारे स्टार्टिंग के जो हमारे 5 स्टूडेंट होंगे उनको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो हमारे पहले के स्टार्टिंग के यहाँ पर जो हमारे 5 स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल फ्री PDF दी जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो वो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से आप प्रॉपरली उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, लगाना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। अच्छे प्रकार से तैयारी करिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सेक्शन डी आएगा, हम लोग यहाँ पर सेक्शन डी के प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अच्छे प्रकार से मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका टेबल बेस ये था, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग सेक्शन डी के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन डी आएगा, जहाँ पर आपको कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर 24। यहाँ पर कह रहा है उनका जो प्रोडक्ट है उनका 24 है, एंड 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। यहाँ पर कह रहा है अगर उनको हम नंबर से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो द डिजिट इंटरचेंज, उनके जो डिजिट हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उनका आपको नंबर फाइंड आउट करना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और वाला, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ टोनीज एज, यहाँ पर कह रहा है जो टोनी की एज है उसका जो प्रोडक्ट है 5 ईयर्स एगो, कह रहे हैं कि हीज एज 10 ईयर्स लेटर इज 16। तो यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन टोनीज एज, तो आपको उसकी प्रेजेंट एज इसकी टोनी की ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इफ़ अ लाइन ड्रॉन टू पैरेलल वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू अनदर टू साइड, तो ये बच्चों हम लोग कह सकते हैं, ये बच्चों हमारी जो थ्योरम है ये हमारी थेल्स थ्योरम पर बेस क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन है। इसके आपको यहाँ पर जो फिगर दिया गया है आपको फिगर को समझना है, देन आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद और वाला आपको फिगर दिया गया है, इसको यहाँ पर आपको निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपको निकालना है। आपको मतलब कि सरफेस का एरिया निकालना है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से आपको यहाँ पर मीन निकालनी है। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिया गया है। इस डाटा से बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी। जब इसको फ्रीक्वेंसी को आप सॉल्व करेंगे तो देन बच्चों आपका जो आंसर निकल के आएगा वो बच्चों यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर आपका आंसर निकल के, आपको मीन निकालनी है तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 35 पॉइंट, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा 35.375। ये आपका आंसर निकल के आएगा जब मीन निकालेंगे तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट दिए जाएंगे जहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने इन अ रोज। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि इन इन हाउ मैनी रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड, हाउ मैनी ब्रिक्स आर इन द टॉप रो। तो यहाँ पर आके एपी के क्वेश्चन ये है, कैसे हैं, ये हमारे एपी के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको अगर एपी आती है तो इसको प्रॉपर्ली इसको अच्छे प्रकार से लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपके कोऑर्डिनेट बेस पर सारे क्वेश्चन हैं, तो अब इसको प्रॉपरली लगाना है। इसके बाद और में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ड्राई नीट लेवल डायग्राम, फाइंड द राइट, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स आपको बतानी है। इसके बाद फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जर्वेशन बताना है। इसके बाद इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन पी एंड क्यू, देन फाइंड ए रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। आपको प्रॉपरली सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको सेक्शन ई के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग सेक्शन डी के प्रॉपरली सभी क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हैं। जो भी आपको आंसर ना आ रहा हो वो यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो वो यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली इसको अच्छे प्रकार से लगाइएगा। जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पड़ेगा देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन ना आ रहा बच्चों आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका, देन आप उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो बच्चों सॉल्व जरूर करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको सॉल्व आपको 100% करना है, तभी आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी बन पाएगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बच्चों ये था हमारा क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड लेवल का हमारा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये शो किया है।
तो बच्चों आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयारी करिएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर बच्चों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आपको बच्चों किसी अदर सब्जेक्ट पर यहाँ पर सैंपल वगैरह चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।